Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की और जिसके अंदर हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चल रहा है। और पिछले भाग में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, जिसमें हमने दो रिएक्शन पिछले भाग में हमने समझी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, और आपको समझाने की कोशिश की थी कि होती क्या है, कैसे आप इनको प्रिडिक्ट करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि अगर आपके पास आ गई आप बताएं कि ये डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। ये सारी बातें हमने की थी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा हो, है ना। जो कुछ भी आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। और हम आपके डाउट्स को पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आपको सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। तो आज हम वहीं से आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम चार टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? हमने चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना, ठीक है। कॉम्बिनेशन में देखा हमने कि क्या होता है जब दो चीजें आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर हमने डिकम्पोजिशन के बारे में समझा था। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो या दो से ज्यादा में, है ना। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा कि जिसमें एक सब्सटेंस क्या कर देता है, अपने से कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने सीखा कि आपका जब आपके पास क्या हो, आपके आयंस का एक्सचेंज हो, है ना। आयंस का एक्सचेंज हो तब जाके आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में आयन एक्सचेंज होते हैं, तब जाके आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है लेकिन दो बार ही हो रही है ना। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और हमने देखा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। क्यों प्रेसिपिटेशन इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे क्या होता है, जो आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट में एक चीज आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में आपके पास आती है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस वजह से हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई हैं कि हमने इन चार तरीके के रिएक्शंस के बारे में अभी तक समझा है। तो इन्हीं के बेसिस पे मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके सामने। हमें एक इक्वेशन दी है और हमसे पूछा गया है कि बताओ कि ये रिएक्शन क्या है ना। क्या रिएक्शन हमारे पास Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 और प्लस 2Fe, है ना। बैलेंस्ड इक्वेशन हमको दी है ये, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। पूछा है द अबव आपके पास क्वेश्चन है, द अबव रिएक्शन is an example of जो ऊपर रिएक्शन हमको दी है, ये आपका कौन सी रिएक्शन है? पहला इन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तीसरा इन्होंने हमें बताया है डिकम्पोजिशन, ठीक है। और चौथा इन्होंने हमें बताया है व्हाट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चार रिएक्शन हमें चार तरीके के हमें बताए कि इनमें से आपके पास क्या होगा। तो एक बार आप इस पे नजर मारिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इस रिएक्शन को आप देखिए एक बार। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि Fe2O3 में जब आपने Al डाला तो क्या बना, Al2O3 प्लस 2Fe बना।
Al जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। Al क्या करेगा, उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। Al ने क्या करा, Fe को वहां से डिस्प्लेस कर दिया। आई बात समझ में, Fe को वहां से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमें बोला है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, called the opposite of YR decomposition reaction called the opposite of combination reaction, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। हमें बताना है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन आपस में अपोजिट क्यों है और दोनों की हमें रिएक्शन लिखनी है। तो हम बताएंगे कि भाई डिकम्पोजिशन में क्या होता है। डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें अपोजिट बताना है दोनों का। तो हम कहेंगे भाई कि डिकम्पोजिशन में सिंगल सब्सटेंस break into two or more substance। सिंगल सब्सटेंस आपका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूटता है ना। जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और आपका CO2 में देखो टूट गया। और इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine to give सिंगल सब्सटेंस, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो जैसे कि हमारे पास हो गया C+O2 gives CO2। इस तरीके से हमने बताया कि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों है और आप इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट करें इसे। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह की रिएक्शंस मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, टाइप ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी अब। और ये तो बेसिक हमने 4 तरह की टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें भी क्या है, कई कई तरीके की रिएक्शंस हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, है ना, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जब हमने जैसे कि हमने जब क्विक लाइम CaO को हमने वाटर में ऐड किया था, है ना, CaO क्या था हमारा, क्विक लाइम था। तो क्विक लाइम को जब हमने वाटर में ऐड किया था तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, COH का होल ट्वाइस। ये क्या था बच्चों, स्लेक्ड लाइम था। ये क्या था, स्लेक्ड लाइम था ये,
ठीक है ना। और इसमें क्या निकली थी, हीट निकली थी, हीट रिलीज हुई थी ना। जब हम कंटेनर को छू के देखते हैं, कंटेनर को जब हम टच करके देखते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वार्म सा फील होता है, हॉट सा फील होता है। तो ये क्यों होता है, हीट रिलीज होने के कारण। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो बेसिकली हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। थर्मिक से आप समझेंगे, थर्मल जब भी आए, थर्मल का मीन्स हीट होता है। एक्सो का मतलब आप ले लीजिए रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच heat is released, reaction in which heat is released, ठीक है, along with the formation of product, along with the formation of product, along with the formation of product, along with the formation of प्रोडक्ट, है ना। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, क्विकलाइम में जब आप वाटर ऐड करें तो स्लेग-लाइम बनता है, साथ ही साथ हीट रिलीज होती है ना। और कौन सी रिएक्शन हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि आप जब नेचुरल गैस को आप बंद करते हैं, है ना। और नेचुरल गैस, जो आपके पास नेचुरल गैसेज होती है, जैसे कि मीथेन है आपके पास, है ना। CH4 मीथेन को जब आपने बंद किया, ठीक है ना, तो मीथेन को जब आपने बंद किया तो इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ में क्या होती है, एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। हीट और लाइट निकलती है यहाँ पे, हीट एंड लाइट, ठीक है ना, हीट और लाइट। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। जैसे बैलेंस कर ले आप, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो बैलेंस्ड होगी। तो इसी तरीके से कई सारी रिएक्शंस हैं जो कि क्या होती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जिसमें कि आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हम बात करें तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो कई सारे फॉर्म है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ आपने देखा कि जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर, है ना, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, वो भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब वो कैसा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए स्टे अलाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है बच्चों, जो खाना खाते हैं, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, है ना, खाना खाते 9th में आपने पढ़ा है कि जो हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। अब वो खाना जो हमने खाया वो हमारी बॉडी में क्या हुआ, एब्जॉर्ब होके स्टोर हो गया, एब्जॉर्ब होके स्टोर हो गया। अब उस स्टोर्ड खाने से आपको कैसे एनर्जी मिलती है, कैसे एनर्जी मिलती है, जब आप क्या करते हो उसका, जब आप रेस्पायर करते हो। रेस्पायर करने का क्या कारण है, आप रेस्पायर करते हो तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। ऑक्सीजन इनटेक करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो खाना स्टोर्ड है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वहां से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी का इस्तेमाल हमारे वेरियस सेल क्या करते हैं, यूज करके अपने अपने क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो डाइजेशन के समय जो खाना है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, जैसे कि आपका राइस हो गया, पोटैटो हो गया, और आपके पास ब्रेड है, इन सब में क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंबाइन करके हमारी बॉडी को क्या देगा, एनर्जी देगा, और इस एनर्जी का उपयोग हम क्या करते हैं, अपने लाइफ प्रोसेस में करते हैं। साथ ही साथ आपने जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, है ना, आप देखते हैं कि आपके घरों में जब जो कूड़ा बच, जब आपने सब्जी वगैरह काटी, उसमें जो वेस्ट बच गया, है ना,
हम क्या कर देते हैं, अगर आप उसको डिकम्पोज कर दो, आप एक जगह इकट्ठा कर दो, तो वो भी क्या है बच्चों, उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसमें अटैक करते हैं धीरे धीरे, और अटैक करके फिर डिग्रेड होता है ना। तो क्या है, बेनिफिशियल है किसके लिए, सॉइल के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब वो डिग्रेड होगा इन दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, तो वहां से भी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो कि सॉइल उसको इस तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होना किसमें, कंपोस्ट में, वो भी आपका क्या है, एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई बात समझ। तो ये सारी, ये क्या है, कई सारी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आगे हमने जो बात करी और कौन कौन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जैसे कि रेस्पायरेशन, है ना, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में आपको पता है ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो किस तरीके से बनेगा ये, CO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्लस एनर्जी रिलीज होगी। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इधर 6 इधर और 6 इधर लगा हुआ है ना, ये आपके हो गए। तो ये क्या है, एग्जांपल है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, इस तरीके से, है ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मैंने आपको पहले बता दिया। ये कई सारे एग्जांपल हैं आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है, इनटू कंपोस्ट, इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर का टूटना कंपोस्ट में, वो भी क्या कहलाता है आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है ना। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ आई, ठीक है ना। अब आप देखा, हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज हो, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन आपके सामने लेके आते हैं, जैसे कि FeSO4 फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो, है ना, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो क्या बनता था हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड बनता था, Fe2O3 बनता था, ठीक है ना, प्लस SO2 बनता था, और प्लस SO3 बनता था नहीं कि बनता था, ये सारी चीजें बनता था। फेरस सल्फेट आपके पास, फेरस सल्फेट को आपने हीट करा, तो आपने क्या किया, इस रिएक्शन को हीट दी, और हीट देने पे फिर क्या हुआ, आपके पास प्रोडक्ट बना। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, आपको क्या देनी पड़े, हीट देनी पड़े, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मिक से मैंने आपको बताया था, थर्मिक से आप क्या समझेंगे, थर्मिक का मतलब हुआ हीट, ठीक है ना, और एंडो मतलब जो एब्जॉर्ब करे, क्या करे, एब्जॉर्ब। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन इन विच, reaction in which, reaction in which energy is absorbed, reaction in which energy is absorbed, ऐसी रिएक्शन जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आया आपको, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तब जाके आपके पास बना, है ना। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या आपके सामने क्या आया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो क्विक लाइम बना, CaO बना,
प्लस CO2 बना, है ना। तो यहाँ पे भी आपने क्या करा, हीट एनर्जी दी, आपने हीट एनर्जी दी। जब आप हीट एनर्जी दोगे तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, जैसे आप देखते हैं कि भाई सिल्वर क्लोराइड AgCl व्हाइट कलर का था, AgCl व्हाइट कलर का था, है ना, और ये चेंज हो जाता है सिल्वर कलर में Ag प्लस Cl2 के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे क्या देते हैं, जब इस पे सनलाइट पड़ती है ना, तो लाइट एनर्जी हम लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ऐसी भी रिएक्शन जहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़े, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आई बात समझ में आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस है क्या। अब जैसे आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो वाटर का, है ना, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हमने करा, तो यहाँ पे हमने क्या दी, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी। इलेक्ट्रिसिटी देने पे हमने क्या मिला, हमें H2 प्लस O2 मिलता है। हम देखते हैं कि भाई एक जगह आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है, एक जगह वो निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस है एक दूसरी जगह वो निकल रही है ना। इसको बैलेंस करेंगे आप, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी है। हमने बोला है कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपकी क्या होती है, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को आज की बातें समझ में आई होंगी, है ना। कुछ क्वेश्चंस हमने किए, जो मेन 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है उससे बेसिस पे देन हमने समझने की कोशिश करी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट को आपको समझना चाहिए, आगे भी आपके काम आएगा। रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, आपकी एब्जॉर्ब हो रही हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको आज की बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।